जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है अपने बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ऐसे 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पैरेटिक, एक होती है अधोहनु, एक होती है अधोजित्या, और ये क्या होती है? थायराइड ग्रंथि। बताइए। तो थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है, जो कि गलगंड रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो दोस्तों, जो मनुष्य में मादा जनन अंग होते हैं वो किस किस हार्मोन को स्त्रावित करते हैं, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा बी प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, यस इनमें से सभी। तो मैं कह सकता हूँ जो मादा जनन अंग होता है ना, उसमें ये सभी हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। आपको याद रखना है, तीनों हार्मोन ये स्त्रावित होते हैं मादा जनन अंग में। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए कि बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों मैंने यही तो बताया था, यकृत है। और बताइए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, तो बताइए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यही तो मैंने बताया था, ऊपर गले में पाई जाती है। कहाँ? गले में पाई जाती है, आपको याद रखना है। और बताइए अमाशय क्या है? तो अमाशय में दोस्तों भोजन हमारा जाता है जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पेप्सिन एंजाइम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है चौथा क्वेश्चन हमारा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? जो दोस्तों शरीर होता है ना, इसका हमारा तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो ये थैलेमस में होता है। और आपको याद रखना है, जब हमें भूख लगती है या नींद लगती है तो ये इसका केंद्रित कहाँ होता है? तो ये भी हाइपोथैलेमस में होता है। हमें भूख लगती है तो इसका भी पता सबसे पहले हाइपोथैलेमस को लगता है, फिर हमें पता चलती है कि हाँ हमें भूख लगी है। और बताइए भैया, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है और सबसे छोटी ग्रंथि है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कौन सी? और सबसे छोटी है तो वो भी कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, रक्त कहाँ शुद्ध होता है? दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रक्त दोस्तों किडनी में शुद्ध होता है। अगर किडनी ना मिले तो आपको वृक्क देख लेना है, अगर वृक्क भी हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन में। अगर वृक्क ना मिले तो गुर्दे भी हो सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, गुर्दे भी आपको दिए गए हो सकते हैं। गुर्दे, वृक्क, किडनी, इनका एक ही मतलब होता है। और बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। और ये अमाशय क्या है? अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो बाह्य तथा अंतरास्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। और मस्तिष्क को तो आप जानते ही हैं, जो हमारी सूचनाओं का केंद्र कहा जाता है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा माना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में? खाल बोलते हैं, जिसे बोलते हैं त्वचा। और त्वचा सबसे बड़ा अंग है। और तो बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ा अंग त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और किडनी क्या है? ये किडनी दोस्तों हमारे ब्लड यानी कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है, बहुत बार पूछा गया है। और अमाशय में एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 7 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और बताइए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारा आंसर यकृत के साथ चला जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। गलगंड रोग होता है हमारे गले में आयोडीन की कमी के कारण, तो वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VIP आपकी परीक्षा के लिए, इसे इग्नोर नहीं करना है। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसीलिए हुआ है क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क
की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना, हमारा मस्तिष्क या तुम्हारा मस्तिष्क, तो सबसे भारी झिल्ली बुस्सी होती है, जैसे बोलते हैं हम ड्यूरामीटर। आपको याद रखना है, ड्यूरामीटर इतनी पूछी ना जाती है, फिर भी इस क्वेश्चन में ली गई है क्योंकि आने की संभावना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को टैप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 9, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो 100% पूछा ही पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है 10 एग्जाम में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बताइए। ऑप्शन में दिया गया है 90/60, ऑप्शन बी में दिया गया है 120/80, ऑप्शन सी में दिया गया है 200/130, ऑप्शन डी में दिया गया है 140/160। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो मनुष्य का रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया हमारा लिए 10, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं? जैव प्रक्रम का मतलब है दोस्तों, मैं अपनी देसी भाषा में समझा दूं, जो हमारी जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें हमारा खाना पीना, सांस लेना और उत्सर्जन करना आ जाते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, पोषण का मतलब है हमारा खान पान, और उत्सर्जन का मतलब है जो हमने खाया पिया है उसको अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। और श्वसन क्या होता है दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं वातावरण में अपने जीवित रहने के लिए, तो ये श्वसन कहलाता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी आते हैं हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। बहुत बार पूछा गया है, जीवन की प्रक्रियाएं आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 11, शुगर रोगी को अगर कोई शुगर रोगी है ना, तो उसे किससे बचने की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों उसे चीनी से, यानी कि मीठी चीज़ों से बचने की, या मिठाइयों से बचने की, गुड़ से बचने की सलाह दी जाती है। आपको याद रखना है, जो शुगर रोगी होते हैं उन्हें मीठी, यानी कि फल या और कोई मीठी मिठाइयाँ हैं उन्हें खाने को मना की जाती है शुगर रोगियों को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 12, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो वायुमंडल है ना, इसमें CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मैं दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे ज़्यादा गैस हमारे वायुमंडल में कौन सी है? तो वो 78% है। और कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाई जाती है और सर्वाधिक है। बहुत बार पूछा गया है, नाइट्रोजन कितनी? 78%। और बताइए कि एक अक्रिय गैस कौन सी है हमारे वायुमंडल में? तो वो आर्गन है, अक्रिय गैस। उसका भी प्रतिशत बताऊंगा। आर्गन का प्रतिशत होता है 0.93%। बहुत बार पूछा गया है। और हमारा क्वेश्चन है CO2 का मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो दोस्तों CO2 हमारी 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में। और बताइए ऑक्सीजन कितनी? तो 21, और सर्वाधिक ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है। मैंने सारे फैक्ट बता दिए जितने पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, बताइए फेफड़ा का आकार कैसा होता है? दोस्तों जो हमारे फेफड़े होते हैं तो उसका आकार शंक्वाकार होता है, आपको याद रखना है, इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार होता है फेफड़े का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 14, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब हमारा उच्च रक्तचाप की अवस्था बढ़ जाती है, जैसे बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर, तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इग्नोर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 15, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रिविडेंस ने किया था। लेकिन बताइए भाई, जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तू को माना जाता है, आपको याद रखना है। हमसे पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले, तो लैमार्क तथा ट्रिविडेंस ने किया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भूलना नहीं है। जनक अरस्तू, लेकिन प्रयोग यानी कि शब्द किसने दिया? तो शब्द दिया था लैमार्क तथा ट्रिविडेंस ने जीव विज्ञान शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 16, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था, आपको याद रखना है। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधों पर।
आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और डार्विनवाद किसके लिए जाने जाते हैं? तो डार्विन उत्परिवर्तनवाद के लिए जाने जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 17 क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? दोस्तों यहाँ से 2 फैक्ट बताऊंगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। और जो हैं कौन? डार्विन, ये उत्परिवर्तनवाद के जनक माने जाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। जितने फैक्ट मुझे बन सकते हैं, वो जितने मैं बना पा रहा हूँ, वो सभी मैं आप लोगों को इसमें डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 18, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है और मैंने हर बार में डिस्कस किया है। और लैमार्कवाद किसके लिए? विकासवाद के लिए जाने जाते हैं। और जो डार्विनवाद है ना, ये उत्परिवर्तनवाद के लिए जाने जाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। जितने फैक्ट बनते हैं सभी डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 19, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये परिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। और दोस्तों बताइए कि पर्यावरण में जो परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था? 1866 में किया था। आपको याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल ने 1866। और बताइए कि परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? अभी तो परिस्थितिकी बताया था, तो वो एजी टेंसले ने किया था। कब किया था? 1935 में किया था। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने, मगर परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग एजी टेंसले ने 1935 में किया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ? परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं पर्यावरण के अध्ययन को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बताइए भाई, माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइक्रोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। हमारा राइट आंसर चला जाएगा किसके? शैवाल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यानी कि डेंड्रोलॉजी में किसका संबंध या अध्ययन किया जाता है? तो बताइए। तो डेंड्रोलॉजी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना है, पौधों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए 22 है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और बताइए भाई, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फसलों का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फल से अध्ययन से संबंधित है। बताइए ऐसी भी जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें फल का अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत दोस्तों हम फलों का अध्ययन करते हैं। और बताइए एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत फसलों का करते हैं, जो मैंने अभी बताया है। और एंथोलॉजी के अध्ययन के किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत। आपको याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 24 क्वेश्चन दिया गया है। बताइए कि साबूदाना जो है वो किससे बनाया जाता है या किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो साबूदाना है वो साइकस से प्राप्त किया जाता है। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इसे नोट किया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए 25। चलिए देख लेते हैं ये भी। नेक्स्ट, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। दोस्तों जो मानव है यानी कि हम हैं, आप हैं, हमारे और आपके जो आंत होता है ना, आंत होती है, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम एसररीसिया कोलाई बोलते हैं। मानव की आंत में भी एक जीवाणु पाया जाता है जिसे एसररीसिया कोलाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 26। इसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे।
जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेन हॉक ने की थी। और बताइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो रॉबर्ट हॉक ने की थी। और टीके की खोज के लिए कौन जाने जाते हैं? तो वो लुई पास्चर जाने जाते हैं। आपके लिए याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई हो और आपके सारे डॉट आपके डिस्कस होते हों, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बालाजी एग्जाम स्टडी आपके हित में हमेशा के लिए खड़ा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर फुल डिटेल के साथ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी अगले ही दिन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ।